Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 3 ह्यूमन डेवलपमेंट लेसन 12 एडल्टहुड एंड एजिंग का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIUS. Now we are going to cover up section 12.4 Coping with the problems during old age. Let's begin. You must be wondering whether the process of aging can be stopped or can anyone remain young throughout. We have noted that aging is a biological process. This process gets affected by many other things such as stress, tension, habit, undisciplined life, ill health, work habits, etc. Leading a disciplined life means giving the body enough time to rest, proper work habits, less tension, proper nutrition, and spirituality. It seems that aging can be delayed, but no one can escape it. One must not deny and accept one's age and act in a realistic but optimistic manner. Different people adopt different coping strategies to meet their life challenges. Some of the effective coping strategies are as follows. तो अब आप ये पढ़ के तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये जो प्रोसेस है एजिंग का, क्या इसको हम लोग रोक सकते हैं या फिर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन भर यंग ही रहा हो। हम लोगों ने क्या नोट किया है, क्या पढ़ा है कि जो एजिंग है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है वो अलग अलग चीज़ों से भी अफेक्टेड होता है, जैसे कि ज़्यादा स्ट्रेस लेना, किसी चीज़ की टेंशन होना, आपका हैबिट, आपका अनडिसिप्लिन लाइफ, जब मन तब सो रहे, जब मन तब उठ रहे, जब मन तब खा रहे, ये सब जो है वो अनडिसिप्लिन लाइफ में आता है। इल हेल्थ वर्क हैबिट्स, आपका जो भी काम करने का तरीका है वो भी गलत है। इन सब चीज़ों को मिला करके भी आप जल्दी एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, मीन्स आप एक जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। लीडिंग अ डिसिप्लिन लाइफ, अगर आप डिसिप्लिन लाइफ को जीते हैं, मीन्स आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन बना के रखते हैं। डिसिप्लिन लाइफ मतलब क्या होता है कि आप अपने बॉडी को अच्छा टाइम दे कि वो रेस्ट कर सके, आपका जो भी वर्क हैबिट्स हो वो प्रॉपर होना चाहिए, टेंशन कम लीजिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर लीजिए और धार्मिक काम में लगे रहिए, मीन्स स्पिरिचुअलिटी को अपनाइए। इन चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो आपका जो एजिंग है, मीन्स जो बुढ़ापा है वो देर से आएगा, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बुढ़ापा से बच सके। मीन्स सबका एक टाइम आएगा जब वो ओल्ड ज़रूर होगा और किसी को भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहिए कि हाँ वो कभी भी बुढ़ा नहीं हो सकता है। आपको अपने एज के अकॉर्डिंग रियलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक मैनर में बिहेव करना चाहिए। आपको अपने एज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ अब आप धीरे धीरे ओल्ड हो रहे हैं और ये सही है, आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी भी इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। जो अलग अलग लोग होते हैं वो अपना अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं अपने लाइफ चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए। यहाँ पे कुछ इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज दिया गया है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट वन में अडेप्ट टू द प्रेशर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज। तो आप अपने अंदर एक ऐसे एटीट्यूड को डेवलप कीजिए जिसमें आपके ऊपर जो भी प्रेशर्स हो, प्रॉब्लम्स हो, ओल्ड एज आते आते तक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, मीन्स आप प्रॉब्लम्स को और प्रेशर को अच्छे से फेस कर सके। रिकग्नाइज दैट वन हैज़ टू एक्सप्लोर न्यू वेज टू कोपिंग विथ लाइफ इवेंट्स। तो जो भी लाइफ में इवेंट्स होते हैं उसके साथ आप कोप कीजिए, ठीक है, आप उसको रिकग्नाइज कीजिए और कोप कीजिए। Greater use of information seeking and problem solving strategies rather than withdrawing or isolating। तो ज़्यादा आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आता है आप उसको सॉल्व कीजिए, आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ना कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आया तो आपने उससे मुंह मोड़ लिया। ये अच्छी बातें नहीं होती है। इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस,
self-reliance, developing healthy attitudes about one's strengths and weakness. आपका जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी वीकनेस है, उसको लेकर के आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए. आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं. सेल्फ रिलायंस मीन्स आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप कोई भी काम को कर सकते हैं. आप अपने अंदर एक हेल्दी एटीट्यूड को डेवलप कीजिए. लर्निंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव कोपिंग स्किल्स एंड अडॉप्टिव एंड एक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट. तो आप अपने अंदर एक अच्छा सा हेल्दी कोपिंग स्किल्स को अडॉप्ट कीजिए ताकि आप अपने इन्वायरमेंट के प्रति एक एक्टिव अप्रोच दे सके. यूज ऑफ द अबव स्टाइल्स ऑफ कोपिंग कैन बी इफेक्टिव इन मेकिंग हेल्दी एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग ओल्ड एज. तो जो भी ऊपर में की पॉइंट्स दिया गया था, आप अगर इसको यूज करते हैं, आप इसको अपने लाइफ में अपनाते हैं, तो आप एक हेल्दी एडजस्टमेंट दे सकते हैं अपने ओल्ड एज के दौरान. Aging and social support. Enlarging social network is another means of coping with life problems. Participating in various group activities such as joining clubs, certain organizations for informal social interaction are found very helpful for the aged. Building a social network of social interaction, I mean to say people of their own age group in neighborhood or elsewhere provides them with greater opportunity to share their life circumstances and find emotional expressions for their existing problems. Through such social networks, one can get an unconditional expression of approval, share secrets, provide new experiences to each other, and develop trusting relationships. तो आप अब जब एज के ग्रुप में आ जाते हो, मीन्स आपका जब एजिंग हो जाता है, तो आप एक सोशल नेटवर्क को एनलार्ज कीजिए. मीन्स आप अपने एज के लोगों को के साथ मिलिए, उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स के जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कीजिए. आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ में, जैसे कि आप किसी क्लब्स को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं सोशल इंटरेक्शन को लेकर के, जो कि एज पीपल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. मीन्स आप एक क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं. आप अपना सोशल नेटवर्क बनाइएगा अपने एज ग्रुप के पीपल के साथ जो आपके आस पड़ोस में हो, जो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने लाइफ की जो भी चीज़ें आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, आप अपना इमोशनल एक्सप्रेशन उनके साथ शेयर कर सकते हो, और जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो आप उसको भी बता सकते हो. ऐसे सोशल नेटवर्क से आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको क्या फ़ायदा होगा वो हम लोग देखते हैं. आपको अनकंडीशनल एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल मिलेगा. आप अपने सीक्रेट्स को उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके एज ग्रुप के हैं. आप उनको अपना एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, या फिर वो आपको अपना एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, और साथ में आप लोग के बीच में एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स भी डेवलप होगा. Involvement in grandparenting helps elderly satisfy many of their personal and emotional needs. Grandparents can serve as important role models. Older people find these roles emotionally self-fulfilling and tend to derive self-satisfaction through achievement of their grandchildren. जब परिवार में जो भी एज्ड पीपल रहेंगे तो उसमें एक अच्छा बात ये होता है कि ग्रैंड पेरेंटिंग जो होता है, मीन्स जो बच्चों के जो दादा दादी होते हैं या नाना नानी होते हैं, वो क्या करेंगे, एक पर्सनल और इमोशनल तरीके से सेटिस्फाई रहेंगे अपने फैमिली से. जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो एक रोल मॉडल्स होते हैं अपने फैमिली के लिए. ये जो ओल्डर पीपल होते हैं वो उनका जो भी इमोशनली सेल्फ फुलफिलिंग वे होता है या फिर जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है वो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ होता है. मीन्स वो अपने पोते पोतियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 12.5 इम्पोर्टेंस ऑफ द एज्ड पीपल इन द सोसाइटी. अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्. Those who greet elders and do service to them
They grow in all 4 dimensions such as longevity, knowledge, fame and strength. कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो अपने बड़ों का सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है वो 4 तरीकों से बढ़ता है. उसकी लंबी आयु होती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसको प्रसिद्धि मिलती है और साथ में उसको स्ट्रेंथ मीन्स ताकत भी मिलता है. One of the reasons for the growth of the Indian society is its multi-generational structure, which means staying of many generations together in one family. This phenomenon is expressed in the form of joint family system. As people have been always considered as individuals with a vast repertoire of knowledge and experience. Staying with them and respecting them helps not only in personal growth but facilitates multidimensional growth of a person. तो एक कारण यह भी है इंडियन सोसाइटी की ग्रोथ का कि इसमें मल्टी जनरेशनल स्ट्रक्चर है. मल्टी जनरेशनल स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? मीन्स स्टेइंग ऑफ मेनी जनरेशंस टुगेदर इन वन फैमिली. मीन्स जो मेनी जनरेशन मीन्स अलग अलग जो जनरेशन के लोग हैं वो एक फैमिली में एक साथ मिलकर के रहते हैं. दैट्स वाई जो इंडियन सोसाइटी है वो ग्रोथ करता है. ये जो फेनोमेनन है इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम. जो एज पीपल होते हैं हमेशा एक ऐसे इंडिविजुअल के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज और किसी भी चीज़ को लेकर के एक्सपीरियंस होता है. तो उनके साथ रहना और उनका रिस्पेक्ट करना ना सिर्फ आपको पर्सनल ग्रोथ देता है बल्कि आपके परिवार में मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ भी देता है. टुडे many of the problems seen in the society are due to breakdown in the family system. Young couples prefer to stay alone to seek independence and doing away with the restrictions. But the repercussion of the system is largely being felt on the younger generation. The elders in the family have always been a medium of cultural transmission. Can you forget the stories told to you by your grandparents and their morals? The cultural traditions followed in our country have been passed from generation to generation. With the emerging nuclear family system, the younger generation is becoming deprived of this rich cultural transmission. It has been found that emotional expressions and values in young generation have also been affected by the absence of elders in the family. तो आज हम लोग अपने सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं. क्यों देखते हैं? क्योंकि उनकी फैमिली ब्रेक डाउन कर जाती है, उनका जो फैमिली सिस्टम है वो टूट जाता है. जो यंग कपल्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं अकेले रहना. क्यों? ताकि वो अपना इंडिपेंडेंस चाहते कि वो स्वतंत्र हो सके, अपने मन मर्जी की चीज़ें कर सके और उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन किसी भी चीज़ को लेकर के ना हो. लेकिन इस सिस्टम का एक अपोजिट रिएक्शन भी है, गलत रिएक्शन भी पड़ता है फैमिली पे. वो क्या पड़ता है गलत रिएक्शन कि जो यंगर जनरेशन होती है उन्हें अपने फैमिली के कल्चर्स के बारे में पता नहीं चल पाता है. ये जो एल्डर्स होते हैं मीन्स जो एज्ड पीपल होते हैं अपने फैमिली के, वो एक मीडियम है कल्चरल ट्रांसमिशन के. मीन्स वो उनके फैमिली का क्या कल्चर है वो अपने बच्चों को बताते. इस प्रकार जनरेशन टू जनरेशन कल्चरल ट्रांसमिशन होते रहता है थ्रू एल्डर्स. क्या आप भूल गए वो कहानियाँ जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको बचपन में सुनाया करते थे, कुछ मॉरल्स कहानी के थ्रू आपको दिया करते थे? ये जो कल्चरल ट्रेडिशनल्स है वो हमारे कंट्री में फॉलो किया जाता है और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है. अगर घर में बूढ़े बुजुर्ग ही नहीं रहेंगे तो फिर ये कल्चरल ट्रेडिशंस का ट्रांसमिशन कैसे होगा जनरेशन टू जनरेशन? जैसे जैसे आज न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का इमर्ज हो रहा है वैसे वैसे जो यंगर जनरेशन है वो अपने कल्चर ट्रांसमिशन को ही भूल गई है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनका कल्चर क्या है, उनकी संस्कृति, उनका सांस्कृतिक विरासत कैसा है. यह पाया गया कि जो इमोशनल एक्सप्रेशंस और जो वैल्यूज होता है यंग जनरेशन में वो भी अफेक्ट हो रहा है. क्यों अफेक्ट हो रहा है? क्योंकि घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे अलग ये अपना एक न्यू फैमिली क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अलग पड़ जाते हैं और इनको किसी भी चीज़ का पता नहीं रह पाता है कि क्या उनका कल्चर था, क्या ट्रेडिशन था और
उनको क्या करना चाहिए आगे। नाउ हियर इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 12.3 ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा। यही रहा टर्मिनल क्वेश्चंस और यहाँ सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.